नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण या साधन के बारे में चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण या एजेंसियां। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण और सामाजिक नियंत्रण के साधन, इन दो शब्दों का प्रयोग प्रायः समान अर्थ में कर लिया जाता है, जबकि वास्तव में इन दोनों की प्रकृति एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। सामाजिक अभिकरण का तात्पर्य, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण का तात्पर्य किसी ऐसी भी सत्ता, समूह अथवा संगठन से होता है जो नीतियों का निर्माण करता है अथवा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुछ विशेष नियमों को व्यक्तियों पर लागू करता है, समूह पर लागू करता है। इस प्रकार कुछ विशेष व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदाय के जीवन को नियंत्रित करने में अभिकरण एक प्रत्यक्ष साधन है, एक प्रत्यक्ष माध्यम है। सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण है परिवार, खेल के साथी, राज्य के कानून, शिक्षण संस्थाएं, नेता और नेतृत्व, धर्म, जनरीतियां, लोकाचार तथा रूढ़ियां, प्रथाएं और नैतिकता। परिवार सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार आरंभिक जीवन से ही बच्चे को अपनी संस्कृति से संबंधित व्यवहारों, धार्मिक नियमों, जनरीतियों, लोकाचारों, प्रथाओं की शिक्षा देता है। वह बालक को समाज की सामाजिक नैतिकता से परिचित कराता है। समय समय पर अनजाने में भूल हो जाने पर किस माध्यम से उस भूल को सुधारा जा सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है, यह भी सिखाता है। अनेक पौराणिक कथाओं तथा अनुष्ठानों के माध्यम से वह धार्मिक विश्वासों को दृढ़ बनाता है। अपने परिवार के सदस्यों द्वारा होने वाली आलोचना अथवा तिरस्कार व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दंड होते हैं, जिससे बचने के लिए व्यक्ति आरंभिक काल से ही सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। अपने व्यवहारों पर परिवार द्वारा सिखाए गए जो नियम हैं, नीतियां हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उसके अनुसार नियंत्रण करता है। परिवार के द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण बालक पर बचपन से ही स्थापित किया जाता है, प्रथाओं परंपराओं के माध्यम से सिखाया जाता है, वह आजीवन उनका पालन करता है। आजीवन वह सामाजिक मार्गदर्शन जो है, कैसे जीवन जीना है, परिवार द्वारा सिखाई गई सीख से ही प्राप्त करता है। खेल के साथ ही आरंभिक जीवन का अनुशासन जीवन पर्यंत व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करता है और इस अनुशासन को बच्चा परिवार के बाद अपने खेल के साथियों से सीखता है, उनसे सीखना आरंभ करता है। खेल के साथियों के विचार और व्यवहार उसकी आदतों का निर्माण करते हैं। साथियों के साथ खेलते वक्त एक बच्चा कभी हारता है और कभी जीतता है। यह हारने और जीतने की स्थिति उस बालक में सहनशक्ति और धैर्य के रूप में विकसित होती है। अनुशासन विकसित होता है। वह धीरे धीरे इसके माध्यम से अपने नैतिक कर्तव्य का, नैतिक दायित्व का बोध करने लगता है, जानकारी उसे प्राप्त होती है। खेल के साथियों से सबसे पहले उसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सा व्यवहार उचित है और कौन सा व्यवहार अनुचित है और उचित व्यवहार को किया जाना चाहिए, अनुचित व्यवहार से बचा जाना चाहिए। इसके कारण व्यक्ति में इच्छाओं के दमन के साथ ही उसमें नियंत्रण में रहने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। राज्य के कानून व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण लगाते हैं। उनके पीछे दंड की शक्ति होती है। वे मार्गदर्शन करते हैं कि कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि वैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा तो दंडित किया जा सकता है। वर्तमान औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण और व्यक्तिवादी जो युग है, इसमें सब इन कारणों से मानव समूहों के बीच संघर्षों और तनावों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि केवल सत्ता ही व्यक्तियों के व्यवहार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकती है और वह सत्ता जिसके पास शक्ति है, जो व्यक्ति को अनुचित व्यवहार के लिए
मान्य व्यवहार जो नहीं कर रहा है उसके लिए दंड दे सकती है। राज्य इसी प्रकार की एक सत्ता है जो प्रशासन, कानून, सेना, पुलिस और न्यायालय के माध्यम से व्यक्ति व उसके व्यवहारों को औपचारिक रूप से नियंत्रित करता है। राज्य का कार्य सभी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करना, नीतियों का निर्धारण करना, दंड की व्यवस्था करना, कल्याणकारी कानून को बनाना, लागू करना, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सब कुछ है। और यह इसी माध्यम से हो पाता है कि व्यक्ति को उसके अनुचित व्यवहार के प्रति दंड करने की शक्ति राज्य के पास होती है। मैकाइवर का कथन है कि राज्य व्यक्ति में उन सभी क्षमताओं को उत्पन्न करता है जो सामाजिक नियंत्रण के लिए आवश्यक होती है। शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण करने में बहुत मौलिक हैं। यह व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पक्षों को प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है। शिक्षण काल का नियंत्रण संपूर्ण जीवन को नियंत्रित रखने में और संतुलित बनाए रखने में, व्यक्तित्व का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षण संस्थाओं के नियम व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष को प्रभावित करते हैं, जबकि इन संस्थाओं से प्राप्त होने वाला ज्ञान व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को नियंत्रित करता है। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति के तर्क और विवेक में वृद्धि होने से वह स्वयं प्रत्येक प्रकार के व्यवहार के अच्छे और बुरे परिणाम को समझने लगता है। इससे उसमें आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है और उसकी जो समाज विरोधी मनोवृत्तियां हैं, जो स्वाभाविक रूप से होती हैं, वह सामाजिकृत होती हैं, उनका सामाजिकरण होने लगता है। मनुष्य और पशु अगर देखा जाए शारीरिक रचना की दृष्टि से समान है, समान आवश्यकताएं हैं, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, परंतु परिवार, शिक्षा संस्थाएं, खेलकूद के साधन, यह सब उसको इन व्यवहारों में किस प्रकार से उनकी इच्छा पूर्ति करना है, यह सिखाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेता और नेतृत्व। महान नेताओं के विचार समाज को नियंत्रित करने में सदैव से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वह महत्वपूर्ण रहे हैं। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए नेतृत्व एक महत्वपूर्ण साधन है। समाज के अधिकांश सदस्यों में स्वयं विचार करने और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, वह केवल दूसरों का अनुसरण करते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उचित नेतृत्व द्वारा उनके व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाए और उन्हें एक विशेष प्रकार के कार्य करने का निर्देश दिया जाए और उस निर्देश का पालन करते हुए वह अपने दायित्वों को पूरा करें। इस प्रकार जिस समाज में नेतृत्व स्वस्थ और संगठित होता है, वहां के व्यक्तियों का जीवन उतना ही अधिक नियंत्रित और संतुलित बना रहता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धर्म कुछ अलौकिक शक्तियों और ईश्वरीय सत्ता पर आधारित नियम है, जिनके पालन से व्यक्ति पाप, पुण्य और ईश्वरीय शक्ति के भय के कारण अपना अनुशासित जीवन व्यतीत करता है। इस शक्ति की अभिव्यक्ति सामान्य रूप से अनेक देवी देवताओं, स्वर्ग नरक, ईश्वरीय न्याय, कर्म और पुनर्जन्म जैसी अनेक अवधारणाओं के माध्यम से होती है। व्यक्ति यह विश्वास करता है कि धर्म के आदर्शों, उसके आदेशों, उसके निषेधों का पालन करना चाहिए और यदि उसका पालन नहीं किया जाए तो ये पाप है और उनके निर्देशों के अनुसार का कार्य करना पुण्य है। पाप का फल ईश्वरीय दंड अथवा नरक होता है, जबकि पुण्य से सद्गति प्राप्त होती है, परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सभी धर्म और दर्शन मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य मानते हैं। हिंदू धर्म तो प्रमुखता से इस आवागमन के चक्र से मुक्ति और मोक्ष पर बल देता है, वह इस जीवन का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करना बताता है। धर्म बहुत सी रोचक घटनाओं, पौराणिक कथाओं, ईश्वर की महिमा के जो प्रसंग हैं उनके माध्यम से, कर्मकांडों और पवित्र वस्तुओं के माध्यम से यह विश्वास दिलाता है कि धार्मिक नियमों का पालन करने से व्यक्ति समृद्ध, सुखी और सफल बन सकता है। इस प्रकार धर्म का आंतरिक प्रभाव व्यक्ति और समूह दोनों के व्यवहार को, दोनों के जीवन को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है और जो निर्देश हैं
उनके अनुसार व्यवहार करने को प्रेरित करता है। जनरीतियां। मैकाइवर के शब्दों में, जनरीतियां समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियां हैं। समाज द्वारा मान्य होने के कारण ये प्रत्यक्ष रूप से, प्राथमिक रूप से व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करती है। समनर का कथन है कि जनरीतियां प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता रहा है। इनका जन्म स्वतः होता है और बार बार दोहराने से यह जनरीतियां विकसित होती जाती हैं। जनरीतियों का संबंध सामाजिक उपयोगिता से होता है। जनरीतियों का रूप चाहे कोई भी हो, इनका पालन करना व्यक्ति की सामाजिकता, शिष्टता और निम्रता का परिचायक माना जाता है। व्यक्ति यदि जनरीतियों की अवहेलना करता है तो उसे आलोचना और दंड के माध्यम से दंडित किया जाता है, निंदा के माध्यम से दंडित किया जाता है। लोकाचार और रूढ़ियां। जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तब उसे लोकाचार या रूढ़ि के नाम से संबोधित किया जाता है। ग्रीन के अनुसार कार्य करने की वह सामान्य विधियां लोकाचार कहलाती हैं जो जनरीतियों की अपेक्षा अधिक उचित समझी जाती हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर कठोर और निश्चित दंड दिया जाता है। लोकाचार सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आदेशात्मक और निषेधात्मक। आदेशात्मक लोकाचार वे होते हैं जो व्यक्ति को कुछ विशेष कार्य करने का आदेश देते हैं, जैसे सच बोलना, ईमानदार होना, माता पिता का आदर करना आदि। और निषेधात्मक लोकाचार कुछ व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, अनैतिकता से बचना चाहिए, स्त्रियों से अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए आदि। लोकाचारों का प्रभाव आंतरिक होता है। सच तो यह है कि हमारे जीवन में जो भी व्यवहार के तरीके हैं वह लोकाचार से संबंधित हैं, लोकाचारों से प्रभावित हैं। वहीं से हम निर्देश प्राप्त कर व्यवहारों को करते हैं। यही कारण है कि लोकाचार का प्रभाव राज्य के कानून से भी अधिक समझा जाता है। प्रथाएं। प्रथा में हम उन सभी आदर्श नियमों को सम्मिलित करते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति एक लंबे समय से व्यवहार करते चले आ रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रथाएं उचित हों, लेकिन तब भी सभी व्यक्ति इनका पालन करते हैं क्योंकि इनका संबंध समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के साथ होता है। प्रथाओं की अधिकार शक्ति इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति बगैर समझे सोचे इन्हें स्वीकार कर लेता है, इनके अनुसार व्यवहार करता है। प्रथाओं का प्रभाव शिक्षित समाजों की अपेक्षाकृत उन समाजों में अधिक होता है जहां अशिक्षा है, जहां शिक्षा की दर कम है। शिक्षित लोग प्रथाओं और परंपराओं के पालन करने में कम रुचि लेते हैं। अपनी ही जाति, अपनी ही उपजाति में विवाह करना, पितृपक्ष अथवा मातृपक्ष से संबंधित व्यक्तियों से विवाह न करना, गोत्र, प्रवर और पिंड के नियंत्रणों को ध्यान में रखकर विवाह करना, ये प्रथाओं के पालन करने के उदाहरण हैं। प्रथाओं के पालन का आदेश कानून नहीं देता, बल्कि व्यक्ति स्वभाव से ही इनके अनुसार कार्य करता है। इनकी अवहेलना करना सबसे बड़ा सामाजिक अपराध माना जाता है। इसी कारण बेकन ने प्रथाओं को मनुष्य के जीवन का प्रमुख दंडाधिकारी तक कहा है। नैतिकता। नैतिकता का संबंध उन सभी नियमों से है जो व्यक्ति को उचित और अनुचित का बोध कराते हैं। नैतिकता कर्तव्य बोध कराती है, यह कर्तव्य बोध पर आधारित है। इसका संबंध एक ऐसी स्थिति से है जो व्यक्ति को चारित्रिक नियमों के अनुसार कार्य करने और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। नैतिकता के सिद्धांत का पालन इसलिए नहीं किया जाता कि वह परंपरागत है, बल्कि व्यक्ति इनके अनुसार व्यवहार इसलिए करते हैं कि वे न्याय, पवित्रता और सत्यता पर आधारित होते हैं। इनका पालन करने के लिए राज्य की ओर से कोई स्पष्ट नियम, निर्देश नहीं बनाए जाते, नहीं दिए जाते, लेकिन व्यक्ति आत्मचेतना के कारण इनका पालन करते हैं। नैतिकता में समूह कल्याण की भावना निहित होती है, छुपी होती है, इसलिए इन्हें लोकाचारों के निकट माना जाता है। यह सभी सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन, जिनकी अभी हमने चर्चा की, प्राथमिक और द्वितीयक अभिकरण है, जो अलग अलग तरीकों से व्यक्ति और समाज के जीवन को प्रभावित करते हैं। कोई समाज इनमें से किस अभिकरण को अधिक उपयोग में लाएगा और कैसा व्यवहार
करने के लिए लोगों को इन प्रथाओं परंपराओं के अनुसार निर्देशित करेगा, यह उस समाज के सामाजिक मूल्यों और संस्कृति पर निर्भर करता है। साधारणतः सरल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के जो प्राथमिक अभिकरण हैं, जैसे परिवार, धर्म, लोकाचार, प्रथा, नैतिक नियम, इनका अधिक महत्व पाया जाता है, जबकि वर्तमान जटिल औद्योगिकृत व्यक्तिवादी नगरीकरण वाले समाजों में सामाजिक नियंत्रण के द्वितीयक अभिकरण जैसे राज्य, कानून, नेतृत्व, शिक्षण संस्था, जनसंचार आदि की प्रधानता होती है। मेरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण को समझने के संदर्भ में आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।